चलिए बात कर लेते हैं नगर निगम चुनाव में सबसे बड़े अपडेट की। निगम चुनाव का कार्यक्रम जारी हो चुका है। कुछ देर पहले जो हमने ब्रेक लिया था उससे ठीक पहले ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। 14 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। 19 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 20 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। 22 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 23 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान का समय 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक का रखा गया है। और ठीक जैसा कि पंचायत चुनावों में हुआ था, कोरोना गाइडलाइंस जो कल चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनावों को लेकर जारी की, उसके हिसाब से जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो भी जब तमाम लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद तमाम शर्तों के बीच अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। बड़ी खबर है। और शहर की सरकार के लिए जंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। कोटा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया निगम चुनाव की तैयारी की शुरुआत करते दिखे। बीजेपी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पूनिया के साथ संभाग प्रभारी और चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विधायक मदन दिलावर मौजूद रहे। बैठक में पूनिया ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से तैयारियों के बारे में फीडबैक लिया। निगमों के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। ये सब लोगों ने कहा कि जिस तरीके से येन केन प्रकारेण, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती नहीं थी, कभी कभार मौका लग जाता था, लेकिन इस बार वो पूरा डरे हुए थे कि सत्ता के खिलाफ इन 20 महीनों में जो लोगों में जनज्वार है उसके कारण उनकी पार नहीं पड़ेगी। वार्डों के डिलिमिटेशन में सियासत की, मतदान केंद्र कहां स्थापित हो इसमें सियासत की। और इधर चौथे और आखिरी चरण के साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनावों का दंगल खत्म हो गया। आखिरी चरण में रिकॉर्ड 85% मतदान हुआ। 3 ग्राम पंचायतों में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई और एक नया रिकॉर्ड बन गया। प्रथम चरण में 83.50%, दूसरे में 84.67%, तीसरे में 83.69% मतदान हुआ था। चौथे चरण में सरपंच के पदों के लिए 4,629 और पंच पदों के लिए 11,373 उम्मीदवार मैदान में थे। चौथे चरण में 32 पंचायत समितियों के 897 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले गए। आप टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं। कोरोना काल पर लोकतंत्र का उत्सव किस तरह से मनाया गया उसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सहयोगी प्रेम मीणा जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम, कुल मिलाकर आज की क्या हाइलाइट्स रही गांव की सरकार के प्रोसेस की? देखिए स्वप्निल, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो नगर निगमों का चुनाव कार्यक्रम जारी किया है, आज से ही 3 जिलों यानी जयपुर, कोटा और जोधपुर में आचार संहिता लागू हो गई है। अब इन तीनों ही जिलों में सरकार कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर सकती। साथ में इन जिलों में कार्यरत अधिकारियों के तबादलों पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। अब आते हैं ग्राम पंचायत चुनाव के चौथे चरण पर। आज चौथा चरण संपन्न करवाकर राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दिया है कि कोरोना काल में भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। तमाम कानूनी अड़चनों के बाद आखिरकार प्रदेश की 11,347 ग्राम पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो गए हैं। जनवरी और फरवरी महीने में लगभग 7,464 ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा लिए गए थे, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण शेष बची ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं करवाए जा सकते थे। आयोग ने अब चौथे चरण में 3,848 ग्राम पंचायतों का जो चुनाव कार्यक्रम जारी किया था उसको पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवा लिया है। अब आयोग का मुख्य फोकस 3 जिलों की नगर निगमों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने पर है। इसके बाद आयोग जिला परिषद, पंचायत समितियों और 129 स्थानीय निकाय के चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। जी स्वप्निल। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रेम। बड़ी खबर है। देखिए, हड़ताल का साया मंडरा रहा है कोरोना काल में, और इस बार हड़ताल की चेतावनी दी है एम्बुलेंस कर्मियों ने। जिस तरह के हालात हैं उस बीच अगर एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर जाते हैं
ये सोचना भी बेहद भयावह होगा। 12 अक्टूबर से सेवा ठप करने की चेतावनी एम्बुलेंस कर्मियों ने दी है। प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी है। एम्बुलेंस सेवा ठप कर देंगे, ये चेतावनी उन्होंने दी है। उन्होंने आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए हमने 8 तारीख को पूरे प्रदेश स्तरीय मीटिंग करके एम्बुलेंस कर्मचारियों की और ये घोषणा करी थी कि 9 तारीख को शाम तक यदि हमारे मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 12 तारीख को सुबह 6 बजे से पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा 104, 108 पूरी तरह से ठप रहेगी। सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे और अभी तक सरकार के द्वारा किसी के द्वारा भी हमें कोई वार्ता या किसी समाधान की आशा लगी नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए सैकड़ों कांग्रेसियों ने किसान विरोधी कानून के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कानूनों पर किसी से चर्चा नहीं की, न ही कानून बनाने से पहले किसानों की राय ली गई। केंद्र की नीयत में खोट था। विधानसभा जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? किसान है, कृषि मंडी है, राज्य सरकारें हैं। बगैर उनको पूछे हुए कानून बना देना जो अधिकार राज्य सरकारों का है कृषि पर, और कानून बनानी भारत सरकार एक तरफा बिना पूछे हुए, बिना इन्वॉल्वमेंट किए हुए। ऐसे कम्युनिटी के कानून पटेल नेहरू ने उसमें बना दिए थे कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। वो कानून अभी इसको क्या आदत करी थी मालूम है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यदि हम कोई विकसित राष्ट्रों के अंदर रह रहे हों, हमारे किसानों के पास में कोई 500 एकड़ 1000 एकड़ की भूभाग हो, वहाँ के किसान तो खुद व्यापारी की तरह है, वहाँ चल सकती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ 86% किसान तो आपके 5 एकड़ से कम भूमि वाले हैं। आपने वादा किया था किसान को दुगनी इनकम कर देगा, ये दुगनी इनकम कर दिया। ये पूरा खेली से खेला गया कि दुगनी इनकम का जो वादा किया है जनता किसानों से, वादा निभा नहीं पाएंगे। ऐसे विवादित कानून बना दो, लोग सड़कों में आ जाए, विवाद के अंदर विवाद चलते रहेंगे, और जो वादा किया है, जो वादा निभा नहीं पाएंगे तो कहेंगे इसलिए नहीं निभा पाए। निभा इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमने शानदार क्रांतिकारी कदम उठाए थे और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने उन कानूनों को लागू नहीं दिया। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार कोरोना संक्रमण को खत्म करने के बजाय किसान को खत्म करने के ऊपर तुली हुई है, और 3 काले कानून जो किसान के खिलाफ लाए गए हैं, उनके विरुद्ध में किसानों के बीच में हम सबको जाकर के उनको बताना पड़ेगा। ये किसानों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, और इस व्यापारी वर्ग के साथ में जुड़ा हुआ मजदूर वर्ग, इन सभी के लिए घातक है, प्रदेश के लिए घातक है और देश के लिए घातक है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये वो पूंजीपतियों की सरकार जो पर्दे के पीछे दूसरा खेल खेल रही है। एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य इस पूरे बिल में कहीं खुलासा नहीं है कि किसान का जो जीन्स है, जो उसकी पैदावार है, उसका आने वाले समय में किस प्रकार से पहचान होगा, गांव का कौन सा थड़ा होगा, कौन सा ऐसा कार्यालय होगा, कौन प्रतिनिधि वहां बैठेगा, कौन व्यापारी वर्ग उसको खरीदेगा और किसके पास गोदाम होंगे, ये हम सभी लोग जानते हैं। कि किसान इतना उद्वेलित है, बिन बुलाए भीड़ लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर में
और सरकार, यूपी सरकार कुछ नहीं कर पाई। किसान जब उगता है, उसकी आवाज जब गूंजती है, तो अच्छी अच्छी सत्ताएं खत्म हो जाती है और एक परिवर्तन की शुरुआत होती है। और आज उसी परिवर्तन की शुरुआत इस काले कानून के बाद होने जा रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा किसान भाइयों से कि ये तीनों काले कानून किस तरह से मोदी जी लेके आए। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के अभियान में राहुल गांधी राजस्थान आ सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी के दौरे का भी कार्यक्रम नहीं बना है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को राजस्थान आने का निमंत्रण दिया है। राहुल गांधी जी वही पंजाब गए, हरियाणा गए, हम चाहेंगे एक बार राजस्थान में आए, किसान रूबरू हो। यहाँ किसान पूरी तरह तैयार है, दुखी है, चिंतित है, आने वाले वक्त में क्या होगा। सोनिया गांधी चाहती है कि सारी सरकारें सोचें किस प्रकार से हम जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, उस पर जो केंद्र ने जो हस्तक्षेप किया है, उनको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी आज वेलकम किया है, आग्रह किया है। वैसे भी हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सरकार की तरफ से भी कह चुके हैं कि आप आइए, किसान आपकी बाट जो रहे हैं। किसान चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हमेशा कांग्रेस के प्लेटफार्म पे हमारे साथ खड़े होते हैं, तो इस विपदा में भी वो साथ खड़े हैं। तो अब वो उनके ऊपर है कि कब वो समय दे पाएंगे। नहीं, ये कोई तय नहीं है, लेकिन उनका हमने आग्रह किया है, उस आग्रह को कब वो क्या समय दे पाएंगे वो उनकी बात है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।